गुड आफ्टरनून। सेंटर ऑफ मास नहीं, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। और टाइम मिला तो फिर अपन कल डाउट लेक्चर है 8:30 रख देते, 8:30 to 10, 8:30 to 10 कल है, डाउट लेक्चर है। जिसको डाउट है वो इसमें डिस्कस करेंगे। WP, हाँ, एम WP एक्सरसाइज 4, WP एक्सरसाइज 4। सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 5। हाँ, असाइनमेंट व्हाट्सएप पे ही डिस्कस होगा। असाइनमेंट दिया है, एक बार देखिए आप उसको। नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, कुछ भी नहीं आ रहा है सर ये बता दो, ये बता दो, जो भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लो। ये नॉन विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस, कोई फोर्स नहीं लगाएगा ये। और यहाँ पे एक बोट है, यस, ये बोट। यहाँ पे एक पर्सन है ए, जिसका मास m है। यहाँ पे पर्सन है बी, यस। हो गया क्या? और एक्सरसाइज 4 डिस्कस हो गया क्या कल? एक्सरसाइज 4 मैं बोल रहा था, अगर हो गया तो फिर इसका इसका कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फिर ये लेक्चर की कोई जरूरत नहीं, अगर एक्सरसाइज 4 हो गया है तो। आज नहीं है, आज नहीं है। हाँ तो हो गया ना, फिर तब तब कोई जरूरत नहीं कल के लेक्चर की, ठीक है। कुछ भी अगर ऐसे कुछ डाउट आ रहा है तो आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, तब कोई जरूरत नहीं। तब तो जो असाइनमेंट भी लाएगा उसको कीजिए, उसमें कोई डाउट आ रहा है बोल दीजिए, मैं ग्रुप पे सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, या फिर जिसका सॉल्यूशन होगा तो देख के दे दूंगा। ये 2m है, ये m है, और ये जो बोट है इसका मास है 4m, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, L। समझो, ये बोट है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, और इसका मास, इस बोट का मास है 4m। ये यहाँ पे इनिशियली ये ऐसा है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है ए ए ट्रेवल्स ए ट्रेवल्स इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, पूरा सिस्टम रेस्ट में। ये जो ए है, पर्सन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस L/4, डिस्टेंस L/4, L/4 relative to boat, relative to boat, towards its center, towards its center, and B moves a distance, 3L/4 relative to boat, relative to boat, and meet A,
meets A. Find the distance. Find the distance traveled by. Find the distance traveled by the boat on water till A and B meet. आया समझ में क्वेश्चन? ये यहां से L/4 जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? बोट के रेस्पेक्ट में। ये 3L/4 जा रहा है। अब देखो, इसका मास 2m से ग्रेटर है, तो ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, इतना फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, बट ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उससे ज्यादा ये है, ये 2m वाला फोर्स इस पे लगाएगा। तो अभी क्या होगा? मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए ना। तो ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट इस डायरेक्शन में जाएगा। बट इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी वजह से जो इस पे इफेक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा, है ना। तो नेट जो है, ये बोट भी इस साइड डिस्प्लेस हो जाएगा, ये बोट जो है ये इस साइड क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो आपको वही डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको वही डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना ये बोट जो है वो डिस्प्लेस होगा। सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है ना। अरे लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से कुछ था, है ना। एक ब्लॉक था, एक वेज पे था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन। तो जब वो बॉटम पे आता था तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ, सेम वैसा ये भी क्वेश्चन है। ये इस साइड गया, ये इस साइड आया, तो फाइनली बोट भी मूव करेगा, तो कितना बोट डिस्प्लेस हो रहा है आपको वही आंसर बताना है ना। सेंटर ऑफ मास ही है ये। वेरी गुड। देख लीजिए, पहले ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये ए है, ये बी है। मास पता है अपने को सबका, इसका मास 4m है, इसका मास m है, और ये 2m। इनिशियली ये यहाँ पे है, तो जब ये इस साइड आएगा और ये इस साइड जाएगा तो इसका मास ग्रेटर है, इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये फाइनली ये यहाँ पे आ गया बोट, कितना मूव किया? x। तो ये कहाँ पे आके मीट कर रहा है? ये जो है बोट के रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं बोला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं। इट कवर्स डिस्टेंस L/4 विथ रेस्पेक्ट टू बोट। तो ये बोट के रेस्पेक्ट में L/4 गया, मतलब यहां से यहाँ पे आ गया ये। तो ये वाला डिस्टेंस बोट के रेस्पेक्ट में कितना गया? L/4। और ये बोट के रेस्पेक्ट में कितना आया? 3L/4। तो बोट के रेस्पेक्ट में आया होगा तो ये यहाँ पे पहुंचा होगा, बोट पहले यहाँ पे था, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये 3L/4 है, और ये डिस्टेंस क्या है? x। जितना ये इस साइड है उतना ही ये आगे गया होगा बोट, ये भी। अब मुझे बताइए कि जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा ये भी उतना फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या है? अभी भी 0 है। नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या है? एफ नेट क्या है यहाँ पे? 0। तो एफ नेट 0 है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0। इट मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0। तो यहाँ पे x डायरेक्शन का फाइंड कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा एक्सएम वुड बी 0। तो यहाँ से डेल्टा एक्सएम क्या आएगा? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स टू 0। ये इस साइड आएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या आ रहा है? m1 इसको मान लेते हैं, m हो जाएगा। कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है? तो यहां से देखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस, तो x प्लस L/4। तो m इंटू एक्स प्लस L/4 इतना डिस्प्लेस हुआ है ये। m2 इसको मान लेते हैं 4m, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है? x। ये 2m, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है? तो अब देखिए, पहले ये यहाँ पे था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ? तो 3L/4 माइनस एक्स। बट ये नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस हुआ, ये सब राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस 3L/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एस। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 5L/28। तो
तो बताया है कि नेट फोर्स अगर 0 है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट में ही होगा, उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही होगा. इट मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0. देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे था ए, बी यहाँ पे है और ये 4m है. अब क्या है कि जैसे ये मूव कर रहा है यहाँ पे, तो मूव करने का मतलब ये जो है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये बोट इस पे जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी तो ये आगे जाएगा. तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये आगे जा रहा है. वही बता रहा हूँ. अरे ऐसा होता, सिर्फ ऐसा होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ ऐसा होता. ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा बोट. अब बोलोगे सर क्यों जाएगा, क्योंकि इस पे एफ एक्सटर्नल 0 है, तो बताया है कि पी इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, पी फाइनल. तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, तो फाइनल मोमेंटम इसका तो आएगा पी ए प्लस पी बोट. तो इसका तो कुछ फाइनल मोमेंटम दिख रहा है क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इसको भी मूव करना चाहिए ना, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना चाहिए, तभी मोमेंटम सेम होगा ना, नेट मोमेंटम 0 होगा, है ना. तो इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, बट जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी वजह से ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मोमेंटम ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दिस, है ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो नेट जो है ये इस डायरेक्शन में बोट डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है. तो आपको पता है कि जितना ये फोर्स लगा रहा है इस पे, ये भी उतना फोर्स लगाएगा, जितना ये लगा रहा है इस पे, ये भी उतना लगाएगा, तो नेट ये सिस्टम क्या है, ए बी और बोट ये तीनों एक सिस्टम है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 0. तो सिंस नेट फोर्स इज 0, हेंस डेल्टा एक्सटीएम वुड बी 0. तो डेल्टा एक्सटीएम की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन टोटल मास इक्वल्स टू 0. तो ये साइड आएगा तो 0 हो जाएगा. तो अब ये m1 a को मान लेते हैं, तो m कितना डिस्प्लेस हुआ वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो x प्लस एल बाई 4, तो x प्लस एल बाई 4 प्लस ये कितना है 4m, कितना डिस्प्लेस हुआ x, बोट तो x से डिस्प्लेस हुआ ना, तो 4m इंटू x. ये m3 2m, ये यहाँ पे था अभी यहाँ पे आया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3l/4 है, बट ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, 3l/4 माइनस एक्स, 3l/4 माइनस एक्स, बट ये इस डायरेक्शन में मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव. तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 5l/28. नोट कर लीजिए. डन. नहीं है, जब तुम्हारा WP का एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन हो गया तो कोई डाउट लेक्चर नहीं है ना, कोई डाउट लेक्चर नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज का वो डिस्कशन हो ही गया, उसी का डिस्कस करना था. हाँ, जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसको एक बार सॉल्व कीजिए, कुछ डाउट्स आ रहा है तो ग्रुप पे ही पूछिए कि सर ये है वो है, ठीक है. अरे एक क्वेश्चन में अगर ये बताओ, एक क्वेश्चन में अगर 15 मिनट्स एक ही क्वेश्चन में टाइम दे दूंगा तो फिर क्या पढ़ाऊंगा मैं. ये मास m है, इसका मास 2m है.
ये मास m है, ये मास 2m है, इसका मास 4m है, ठीक है। अभी ये मूव करेगा इस साइड, ये मूव करेगा इस साइड, तो ये बोट इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मास ग्रेटर है इससे, इसलिए बोट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? कि जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा, जितना ये लगाएगा उतना ये भी लगाएगा। द नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास किसमें था? तो इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, रेस्ट में था, है सिस्टम यहाँ पे, है ना। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट। तो आपको बताया है कि if center of mass, initial velocity of center of mass is zero, and net external force acting on the system is zero, it means center of mass will not change. So hence x delta xcm would be zero, delta xcm would be zero. ये क्या होगा? m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 upon m1 plus m2 plus m3 equals to zero. तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए क्या है। यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x as 5l/28। ये सब नोट करके ये सब पॉइंट लिखाया है और काफी अच्छे से नोट कराया है वो सब पॉइंट। Initially center of mass is at rest and net external force acting on this system is zero. It means center of mass remains at rest. Next question. ऐसा दिया, a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle at an angle of 37 degree above horizontal, at the highest point the projectile at the highest point the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. The lighter piece coming to rest find the distance from the point of projection find the distance from the point of projection to the point where the heavier part lands. G की वैल्यू 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। ये यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल है, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, कितने से? 100 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। हाईएस्ट पॉइंट पे गया और ये ब्रेक हो गया 1:3 है, इसीलिए मैं इसका मास अज्यूम कर लेता हूँ 4m, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्रेक होगा, दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक का मास m होगा और दूसरे का मास 3m होगा। 1:3 है ना, तो m 4m वाला पार्ट, इसलिए मैंने 4m मान लिया। तो 4m में ये m हो जाएगा और ये 3m हो जाएगा।
तो ये तो यहीं पे रेस्ट में आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, m वाला पार्ट यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, और ये इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो ये कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ये कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे तो ये वाला तो r/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये r है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, r/2 0 होगा, और इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r 0। तो आपको बताया है कि अगर ये किसी फोर्स के अंडर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कोई एक्सप्लोजन होगा तो वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, तो वो सेंटर ऑफ मास के पाथ को, मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा जा रहा था, तो अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे ही जाएगा, और फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पहले से पता है, आर, आर की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए। तो आर क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, या ऐसे लिख दीजिए 2u स्क्वायर साइन 37 इंटू कॉस 37 बाई जी, तो जाएगा 2u की वैल्यू 100 इंटू 100, है ना, साइन 37 इज 3/5, कॉस 37 इज 4/5 अपॉन जी इज 10, है ना, तो यहाँ से ये जाएगा 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 4 इंटू 12, 12 इंटू 8 9, तो 6, ये रेंज आ गया आपका 960 मीटर, है ना। तो अब इसका x कोऑर्डिनेट पता है सेंटर ऑफ मास का, तो xcm क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, नोट कर लो पहले। नोट कर लिया इसको। तो अब यहाँ से डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्सीएम कितना आ जाएगा, एक्सीएम तो ये जाएगा m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। तो एक्सीएम की वैल्यू क्या है, r है, ये m1 क्या है, m इंटू r/2, और ये क्या है आपका 3m इंटू एक्स अपॉन m प्लस 3m। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4m r, इसको इस साइड लाइए, माइनस mr/2 इक्वल्स टू 3mx, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 1, तो 7mr/2 इक्वल्स टू 3mx। तो m से m कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 7r/6, 7/6 इंटू 960, तो 6 से 160 1102, है ना, आंसर ये आ जाएगा। इसका मास m है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास m है, पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है इसका मास m है, पर्सन भी, ऐसा दिया है।
द पर्सन ए जंप्स, इनिशियली पूरा सिस्टम इज एट रेस्ट, पहले सिस्टम रेस्ट में था, है ना। द पर्सन ए जंप्स टू द लेफ्ट विद horizontal speed u, with the horizontal speed u with respect to the cart, कार लिख दो, with respect to the car, कोई कार है, कार मान लेते हैं, मूविंग कार। thereafter, पहले ये जंप किया, जैसे ये इनिशियली रेस्ट में था, ये जैसे जंप करेगा ये इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब मोमेंट इनिशियली क्या है, सिस्टम रेस्ट में है, तो फाइनली भी सिस्टम रेस्ट में होना चाहिए, मतलब नेट इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो जैसे इसका इस साइड मोमेंटम आएगा, इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा। thereafter the person B jumps to the right with same speed u with respect to the car. Find the velocity of car. After both persons have jumped off. नोट कर लीजिए इसको। किसके रिस्पेक्ट में जंप कर रहा है, तो इस कार के रिस्पेक्ट में यू स्पीड से, तो पहले सर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना। नोट कर लीजिए इसको, मैं सॉल्व करता हूँ, किसी को ट्राई करना है तो करो। कितना रहे, एम स्क्वायर वी, एम स्क्वायर नहीं, एम यू स्क्वायर आएगा अपॉन एम प्लस एम डिवाइडेड बाय एम प्लस 2m, कुछ आएगा वैसा, देख लेते क्या आएगा। नहीं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया। अभी बताओ, पहले तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में, ये यहाँ पे रहेगा और ये जंप कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इसका मास एम है, ये मास एम है, तो जैसे ये इस साइड जंप करेगा ना, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी v, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या आएगी v। तो पहले आपको इस a की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये जो u गिवन है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये गिवन है। तो देखो VAC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डायरेक्शन में ये, इसीलिए वेक्टर नहीं लिख रहे डायरेक्ट, VAC इक्वल्स टू VA माइनस VC। VAC की वैल्यू कितनी है, नहीं वो आंसर तो नहीं है, देख लेते एक बार क्या है। VAC की वैल्यू u गिवन है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो माइनस ले लेते हैं, माइनस u, ये हो जाएगा VA और ये हो जाएगा माइनस v, इसको इस साइड लाओ, तो माइनस u प्लस v इक्वल्स टू VA, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा u माइनस v इक्वल्स टू VA। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि ये जो जंप कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, u माइनस v है। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, बस कुछ नहीं। तो इस डायरेक्शन में ये कितने से जंप कर रहा है, तो u माइनस वी से जंप कर रहा है, और ये कार्ड जो है इस मान के साथ, ये मान तो यहीं पे अभी है ना, ये इस डायरेक्शन में v से जा रहा है।
इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, v से जा रहा है। अब देखो नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, x डायरेक्शन में भी देखेंगे तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है, क्योंकि अगर इसका फोर्स भी होगा तो वो mg वाला फोर्स आएगा, नॉर्मल mg वो आएगा। इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जितना लगाएगा ये भी उस पे उतना ही लगाएगा x डायरेक्शन में। तो सिंस f external is 0, hence या f external along x is 0, hence p initial along x equals to p initial along y, है ना। हर डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है। अगर x डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो p इनिशियल अलॉन्ग x इक्वल्स टू p इनिशियल अलॉन्ग y। y डायरेक्शन में 0 होगा तो p इनिशियल अलॉन्ग y इक्वल्स टू p फाइनल अलॉन्ग y। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या है, 0 है। अभी ये मूव कर रहा है तो ये इस साइड जा रहा है, तो ये कितना होगा मोमेंटम, m प्लस एम इंटू वी। और ये इस साइड है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, m इंटू यू माइनस। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो 0 इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू वी माइनस एम यू प्लस एम वी। यू वाला टर्म इस साइड, तो एम यू इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, v कॉमन ले लीजिए तो m प्लस टू एम प्लस टू एम, है ना, ये m आ जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई, तो ये हो जाएगी एम यू बाय एम प्लस टू एम यू बाय एम प्लस टू एम। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। क्या v माइनस यू अगर लिखोगे, हाँ लिख सकते हैं v माइनस यू, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड होगी v माइनस यू, लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है। मैंने माइनस लिख दिया ऐसा, इसका मतलब थोड़ी कि ये चेंज होगी है, ये तो वही है ना यार। माइनस लगा दिया मतलब इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में भी यू माइनस वी, अगर आप v माइनस यू लिखोगे तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अगर बट आपने u माइनस वी लिखा, u माइनस वी लिखा तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या, ये लास्ट पार्ट, तो देखो सिंस f एक्सटर्नल इज 0, हेंस x डायरेक्शन में लिख दिया, हेंस p इनिशियल अलोंग x इक्वल्स टू p फाइनल अलोंग x। y क्यों x होगा, ये x होगा, है ना। x के अलोंग ही कांस्टेंट रहेगा, y का अलग से लिखेंगे अगर लिखना होगा तो कभी। तो इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, फाइनली क्या है, जैसे ये मूव किया वैसे ही ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आई है, तो ये इसको प्लस मान लेते हैं इस डायरेक्शन को, तो m प्लस एम इंटू वी, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस एम इंटू यू माइनस वी। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। अब आएगा, अब आएगा ना, अब ये आंसर थोड़ी है, फाइनल आंसर ये है ही नहीं। अब भी जंप करेगा ना, ये जंप कर चुका है तो इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, अब ये जंप करेगा, है ना, अब ये जंप करेगा।
नोट कर लिया इसको। अब यहां से अब देखो, ये ऐसा है, बी है, इसका मास m है, ये मास m है, ये कितने से जा रहा है, v से जा रहा है। अब जैसे ये जंप करेगा, अब जैसे ये जंप करेगा तो मान लेता हूं ये जैसे इस डायरेक्शन में जंप किया बी, वीबी से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वीबी है, तो ये सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा वी डैश से, कितने से, वी डैश। अभी भी ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स अभी भी सिस्टम पे 0 है। पहले एक बार वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीसी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या गिवन है, यू, यही गिवन है यू, ये आपको गिवन है यू है ना, तो ये वैल्यू यू है। तो वीबी और सी इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, वी डैश, तो माइनस लिख देते, माइनस वी डैश। तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीबी प्लस वी डैश, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यू माइनस वी डैश इक्वल्स टू वीबी। मतलब अभी जो ये जंप कर रहा है, इनिशियल अभी ऐसा है, इनिशियली उसके जंप करने से पहले सिस्टम ऐसा है ना, ये अभी कैसा होगा, अभी ये ऐसा होगा, ये इस साइड आ रहा है कितने से, वी डैश से, और ये इस साइड कितने से जंप कर रहा है, तो देखो u माइनस वी है, प्लस में ही है, तो u माइनस वी डैश। तो ये इनिशियल मोमेंटम यहां से आएगा, फाइनल मोमेंटम यहां से आएगा, तो p इनिशियल इक्वल्स टू यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, p फाइनल, है ना, सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो इनिशियल कितना है, तो इनिशियल ये है टर्म, तो क्या है ये, m प्लस एम इंटू वी है, इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू कितनी है, m प्लस एम इंटू वी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो ये कितना है, m इंटू यू माइनस वी डैश, ये इस साइड जा रहा था प्लस, ये इस साइड आ रहा तो माइनस लिख देते हैं, तो m इंटू वी डैश, m इंटू वी डैश। तो यहाँ पे एक बार पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m प्लस एम, वी की वैल्यू क्या आई थी, तो एम यू बाय एम प्लस टू एम, इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एम यू माइनस एम वी डैश माइनस एम वी डैश, इसको इस साइड वी डैश वाले टर्म को इसको इस साइड, तो यहाँ से एम वी डैश प्लस एम वी डैश इक्वल्स टू एम यू माइनस एम यू इंटू एम प्लस एम बाय एम प्लस टू एम। तो यहां से वी डैश कॉमन ले लीजिए, m प्लस एम, यहां से एम यू कॉमन ले लीजिए एलसी, तो m प्लस टू एम माइनस एम बाय m प्लस टू एम। तो ये वाला टर्म सॉरी कैंसिल नहीं होगा कुछ, है ना, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, m लिख लेना यहाँ पे। तो यहां से वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ देखो क्या है, यहां से m आएगा तो m इंटू एम यू, m इंटू एम यू, तो m स्क्वायर यू आ जाएगा, m इंटू एम यू इज m स्क्वायर यू अपॉन जिसका जिसका ये आया था उसका करेक्ट है, देख लो किसका किसका आया है, आंसर ये हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट यही है। तो चेक कर लीजिए आप किसका आंसर आया था ये, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाना है। वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत आने वाला है, बट थोड़ा बहुत आइडिया आ जाना चाहिए आपको, वैसे तो बहुत आएगा ये, थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में v से जा रहा है, इसका मास m है, ये मास m है। अब ये जंप करेगा इस डायरेक्शन में, किसके रेस्पेक्ट में, कार्ट के रेस्पेक्ट में, कितनी वेलोसिटी से, u से, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज u। तो ये जंप करेगा तो पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हर वेलोसिटी किसके किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी पड़ेगी आपको, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, v डैश, कितने से, मैं अज्यूम कर लिया v डैश, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल्स टू vb माइनस vc, ये कितना है, u है, और ये इस डायरेक्शन में इसीलिए पॉजिटिव लिया है, राइट वर्ड डायरेक्शन में vb, और ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, तो यहाँ से vb की वैल्यू क्या हो जाएगी, u माइनस वी डैश, मतलब ये b जो है इस डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, u माइनस वी डैश, u माइनस वी डैश, और ये इस डायरेक्शन। तो जंप करने से पहले इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी v थी, तो मोमेंटम कितना था, m प्लस एम इंटू वी। जब जंप किया है तो इसका मोमेंटम क्या आ रहा है, m इंटू यू माइनस वी डैश, और इसका मोमेंटम क्या है, ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस एम इंटू वी डैश।
अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई। डन। नोट कर लो यार। देखो यार, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अभी समझ लेते हैं, फिर आगे मैं उसको शायद बताया होगा, नहीं बताया है। देखो ये मास एम है। ग्राउंड फ्रेम से पहले देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम, ये मास एम है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मास एम है। ये मास एम है, ये मास एम है, ये मान लेते हैं कि इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में, ठीक है। अब क्या किया, इसको कुछ वेलोसिटी दिया भी, इसको भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी दे सकते हैं। तो अगर कुछ वेलोसिटी देंगे तो कुछ इसमें एक्सटेंशन होगा पहले, तो जैसे कुछ एक्सटेंशन होगा यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो जैसे ये फोर्स लगेगा, तो जैसे यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन हुआ सपोज एक्स का, तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा के एक्स, और ये ब्लॉक ए पे फोर्स लगेगा के एक्स, है ना। कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी म्यू 0 है। तो देखो, अगर लेट से एक्सटेंशन मान लिया, एक्स बी दी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर एक्सटेंशन एक्स है
तो ये वाला ब्लॉक पे इस साइड फोर्स लगेगा और इस वाले ब्लॉक पे इस साइड फोर्स लगेगा। तो जैसे ये फोर्स इस पे इस साइड लग रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी को अभी इसको एक्सेलरेट कराएगा, ये एक्सेलरेट होगा। तो एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एक फोर्स इस पे इस साइड है, रिस्टोरिंग फोर्स, इस साइड एक फोर्स है, तो यहाँ पे ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको रिटार्ड कर रहा है। तो बी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ए की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ए की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। अब यहां से मान लेते हैं एक स्टेट आ रहा है, तो ये इंक्रीज होकर और ये डिक्रीज होकर एक टाइम आ जाएगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। एक टाइम आ गया सपोज जहां पे ए की वेलोसिटी बी के वेलोसिटी के क्या हो गई, इक्वल हो गई। एम ये ए है, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी वी ए इक्वल्स टू मान लिया वी नॉट, तो वी बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, वी नॉट, और ये वैल्यू इससे कम होगी, इस वी वाले से कम होगा, क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है। अब ये बताइए कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, यहाँ पे क्या था, ये अभी इसको पुल कर रहा था तो इसमें एक्सटेंशन आ रहा था, बट जैसे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, है ना, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी, इसका मतलब जब जितना ये एक्सटेंड करेगा उतना ये इसको क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा उतना, है ना। तो इसकी वजह से कंप्रेशन आ रहा है और इसकी वजह से एक्सटेंशन आ रहा है, ये बात आ रही है समझ में। तो उस केस में क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी तो उस इंस्टेंट पे ना तो ये इसको एक्सटेंड कराएगा ना तो ये इसको कंप्रेस कराएगा, मतलब नेट नेट एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, है ना। नेट एक्सटेंशन ना तो इसकी वजह से होगा ना तो इसकी वजह से होगा, नेट कंप्रेशन ना तो इसकी वजह से होगा ना इसकी वजह से होगा। क्यों, क्योंकि जितना ये एक्सटेंड करा रहा है उतना ही ये इसको कंप्रेस करा दे रहा है। तो स्प्रिंग में इस इंस्टेंट पे ये जो एक्सटेंशन रहा होगा, एक्सटेंशन जो रहा होगा ये मैक्सिमम रहा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा एक्सटेंशन यहाँ पे M1 M2 मान लीजिए, जरूरी नहीं मास सेम होगा। फिर से समझो, अभी इसकी वेलोसिटी v है तो ये मूव कर रहा है, जैसे मूव करेगा इसमें फोर्स लगेगा, अब ये फोर्स इसको एक्सेलरेट कराएगा, तो क्या होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी सेम है, वेक्टर लिख दीजिए, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो अब क्या करेगा, ये जितना एक्सटेंड करेगा उतना ही ये इसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब इसके लेंथ को। इसका मतलब नेट एक्सटेंशन जो होगा अभी इसमें वही मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इससे ज्यादा एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी इसकी वेलोसिटी v नॉट है, अभी इसकी वेलोसिटी v नॉट है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, अभी इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा। अभी यहाँ पे kx लग रहा है तो अभी वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ये इसका मोशन कैसा है, रिटार्डेड मोशन है, तो इसमें एक्सटेंशन अब कम होना होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या करेगा, जितना एक्सटेंशन होगा उससे ज्यादा कंप्रेशन होगा अब, है ना। इसके बाद क्या होगा, जितना इसका एक्सटेंशन होगा उससे ज्यादा कंप्रेशन होगा, मतलब अभी एक्सटेंशन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों नॉर्मल नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, आगे ही चलकर फिर ये दोनों नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। नॉर्मल स्टेट मतलब यहाँ पे नॉर्मल स्टेट मतलब स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। तो एक चीज समझ में आई कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मान लीजिए सपोज कोई बोल रहा है कि सर ये कैसे, इसकी वेलोसिटी अगर ग्रेटर होगी तो और भी एक्सटेंड होगा, तो और भी एक्सटेंड होगा, अगर इसकी वेलोसिटी सपोज ग्रेटर होती है इससे तो ये और एक्सटेंड करेगा, है ना। बट इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है तो वो केस मैक्सिमम एक्सटेंशन का नहीं हो सकता। मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी होना चाहिए, जितना ये एक्सटेंड करेगा उतना ही ये इसको कंप्रेस करेगा। इसका मतलब क्या है कि आगे क्या होगा कि इस पे तो रिटार्डिंग फोर्स लग ही रहा है, ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा, ये ज्यादा कंप्रेस करेगा और ये कम एक्सटेंड करेगा। तो अब इसके बाद से
इसका जो एक्सटेंशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो नॉर्मल स्टेट मतलब नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। अभी भी इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी, अभी भी इसकी वेलोसिटी मान लीजिए इस साइड होगी, है ना, ये तो रेस्ट में थोड़ी आया है, अभी भी इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी। ये बात आ रही है समझ में? अब पता नहीं इसकी वेलोसिटी है या नहीं अभी, अब मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी हो गई तो v1 v2, है ना। अब क्या हुआ है, नॉर्मल स्टेट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कहां पे होगा ये, कहां पे होगा ये, यहां पे होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन वाले केस में होगा। ये बात आ रही है समझ में? अब देखो, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, अब देखो क्या होगा, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। अभी क्या होगा कि अब इसके बाद जैसे इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है, यहाँ पे v1 ग्रेटर है v2 से, हाँ वही वही लिख रहा हूँ, v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना, ये a है, या va इज ग्रेटर देन vb जो बोल रहे हैं आपको। तो अभी इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है तो ये क्या करेगा, ज्यादा कंप्रेस करेगा, इसके कंपैरिजन में ये जितना एक्सटेंड करेगा उससे ज्यादा ये कंप्रेस करेगा। तो अब कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, है ना। तो कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो अब क्या होगा, अब इस पे फोर्स, जैसे कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो अब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? जैसे ये कंप्रेस होगा, ये इस पे इस साइड फोर्स लगाएगा, ये इस पे इस साइड फोर्स लगाएगा। अब फिर से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। कुछ टाइम के बाद, अभी भी इसकी वेलोसिटी इससे बहुत ग्रेटर है, कुछ टाइम के बाद होगा इसकी वेलोसिटी इसके इक्वल, तब तक इसी का कंप्रेशन ज्यादा है, कंप्रेशन डोमिनेट कर रहा है। तो कुछ टाइम के बाद फिर से ए की वेलोसिटी वी के इक्वल हो जाएगी, ए की वेलोसिटी वी के इक्वल हो जाएगी, वी डबल डैश बोल दिया। तो ये वाला जो केस होगा ये होगा मैक्सिमम कंप्रेशन का केस। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है। अभी इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ए की, फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये फोर्स इसको क्या कर रहा है, इसको एक्सेलरेट कर रहा है, ये फोर्स इसको रिटार्ड कर रहा है। तो अभी इसकी वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो इसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा, इसका कंप्रेशन जो हो रहा था वो कम होगा। तो अब फाइनली फिर से इसमें क्या होगा, ये जो कंप्रेशन आ रहा था अब धीरे धीरे डिक्रीज होके फिर से नेचुरल लेंथ या नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस। ये बात कुछ आई समझ में? ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए अभी तक क्या समझा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में क्या होगा, वी इक्वल्स टू वीबी, वी इक्वल्स टू वीबी। हाँ, जीरो अगर किसी केस में आ गया तो हो जाएगा। देखो यहां से वी ए, ये क्या है, नॉर्मल स्टेट में आया ना। अभी क्या होगा, इसका जो लेंथ है एल, वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ नेचुरल लेंथ में एल है, अभी इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है, इसकी वेलोसिटी स्मॉलर है, तो ये जितना एक्सटेंड करेगा उससे ज्यादा ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन आ गया है। तो कंप्रेशन आने से फोर्स किस साइड लगता है, अवे फ्रॉम स्प्रिंग। तो ये अब स्प्रिंग इस पे इस साइड फोर्स लगाएगा, ये वाला स्प्रिंग इस पे इस साइड फोर्स लगाएगा। तो अब ये बताओ, अगर ये इस साइड फोर्स लगा रहा है, ये इस साइड फोर्स लगा रहा है, और इसकी वेलोसिटी बट किस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना। तो अभी वेलोसिटी इससे ग्रेटर है बट रिटार्ड तो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी ग्रेटर है। तो अभी ये ज्यादा कंप्रेस कर रहा है, किसके कंपेयर में, जब आप इससे कंपेयर करोगे तब इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा कंप्रेस कर रहा है ना। तो नेट क्या आएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है बट यहाँ पे ज्यादा, उससे ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है, तो नेट कंप्रेशन होगा, नेट क्या होगा, कंप्रेशन होगा। बट कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, तो वहां का जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद देख लो, ये ए है ये बी है, अभी दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये बी एक्सेलरेट कर रहा है, ए रिटार्ड कर रहा है।
जब बी एक्सेलरेट कर रहा है, ए रिटार्ड कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इससे ग्रेटर हो जाएगी, ए से ग्रेटर हो जाएगी इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद। ग्रेटर होगी तो इसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा फास्ट मूव करेगा इससे, तो ये ज्यादा एक्सटेंड करेगा और ये कम कंप्रेस करेगा। तो नेट अब क्या होगा, कंप्रेशन से जितना हुआ था अब वो कंप्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे जो कंप्रेशन आया है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, तो यही कंप्रेशन कैसा है, मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या ये मैक्सिमम कंप्रेशन। आ रही है बात समझ में? एक बार नोट कर लीजिए इसको। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी ऑब्जर्व करेंगे। किससे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। डन। यहां से एक चीज क्या सीखा, बस इतना इसलिए बताया गया है कि एक पॉइंट एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। और ये वेलोसिटी जो होती है ये सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाती है। ये वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाती है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे समझ में आएगा कि कैसे इक्वल होगा, क्या होगा। यहाँ पे भी बता सकते बट उससे ज्यादा इजी होगा कि आगे अगर मैं बताऊं तो उससे ज्यादा इजी दिखेगा। या नहीं जानना चाह रहे हो कि कैसे इक्वल हो गया तो देख लो। यहाँ से मान लीजिए ये m1 है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। ये m2 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है। ये इसका इनिशियल स्टेट था, ऐसे समझने के लिए। ये इसका क्या था? इनिशियल स्टेट था, है ना। इनिशियल स्टेट मतलब नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ में है। इसमें नेचुरल लेंथ में ये m1 है, ये m2 है और ये स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट के मान लो। अब ये समझना है तो VCM की वैल्यू कितनी होगी। आपको किसी को ये भी लग रहा है कि सर एक्सटर्नल फोर्स कैसे जीरो हो गया, तो देखो जितना स्प्रिंग फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगेगा, और दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। तो देखो यहाँ से VCM की वैल्यू कितनी हो गई, तो VCM होगा m1 × 0 प्लस
m2 इंटू वी बाय m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, m2 v बाय m1 प्लस m2। ये आ जाएगा VCM। ये क्या हो जाएगा, VCM हो जाएगा। है ना, ये क्या हो जाएगा, VCM हो जाएगा। अब देखो मैक्सिमम जब कंप्रेशन आएगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी m1। कुछ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बताता तो ज्यादा क्लियर हो जाता, ऐसे आएगा, ऐसे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, फिर देख लेते हैं। ये ऐसा है, तो देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि इस पे अगर फोर्स इस साइड लग रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, तो इस पे फोर्स इस साइड लगेगा, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा स्प्रिंग वाले केस में। तो सिंस एफ एक्सटर्नल इज जीरो, हेंस पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम इसका ये वाला है, यहाँ से है m2 इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2 इंटू वी, क्योंकि वो रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम क्या है, तो फाइनल मोमेंटम है m2 इंटू वी नॉट प्लस m1 इंटू वी नॉट प्लस m2 इंटू वी नॉट। तो यहाँ से क्या आ गया, m2 इंटू वी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, तो ये हो जाएगी m2 इंटू वी बाय m1 प्लस m2। देखो यही है ना VCM तुम्हारा, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन के केस में क्या आ गया, VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VCM। VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VCM। इसी को बताने के लिए ये इसका प्रूफ टाइप से, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसको ग्राउंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगा, वो समझ लेते हैं एक बार। नोट कर लिया इसको, देखिए इसी चीज को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से समझते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, नोट कर लीजिए इसको, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मास m मान लेते हैं इसी कैलकुलेशन के लिए, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मास m ही है। मास m, ये b है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, ठीक है, और ये इसका इनिशियल स्टेट है। पहले ऐसे लिख देते, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा, m इंटू इसका तो जीरो है, m इंटू जीरो प्लस m इंटू वी बाई m प्लस m। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एम वी बाई टू एम। तो v बाई टू, और ये किस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जा रहा है, तो राइट वर्ड्स। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज vm माइनस vcm। ये तो जीरो है, ये v बाई टू है, माइनस v बाई टू, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, v बाई टू है, बट ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास vb माइनस vcm, तो ये कितना हो जाएगा, vb,
ये तो v है और ये v/2 है, तो ये v/2। तो इनिशियल स्टेट इसका क्या है? इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट में क्या है, जब ये रिलैक्स पोजीशन पे है अभी, तो ये m है, ये b है, ये a है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v/2 से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सॉरी, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये v/2 से। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा है v/2 से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ये मास m है, ये मास, इसका भी मास m अज्यूम कर लिया, तो VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू वी, और ये तो 0 है, बाय m प्लस m, तो mv/2m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v/2 आ जाएगा राइटवर्ड्स। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, va माइनस vcm। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, vb माइनस vcm। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v/2 है, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v/2 है। अभी ये नेचुरल लेंथ में। इनिशियल स्टेट के बाद क्या आता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला स्टेट आता है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला स्टेट आता है। तो इनिशियल स्टेट के बाद मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन में अभी क्या पड़ा, va इक्वल्स टू vb इक्वल्स टू vcm। इट मींस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, एंड वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के वाले केस में क्या हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जा रही है, बट सेंटर ऑफ मास अभी भी v/2 से जाएगा। सेंटर ऑफ मास को कोई चेंज करने वाला एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, दोनों को सिस्टम मान रहे हैं तो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास इस साइड v/2 से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। फिर उसके बाद क्या आएगा, अब देखो इस पे तो इस साइड फोर्स लग रहा होगा, इस साइड फोर्स लग रहा होगा, तो ये फिर से इस साइड आएगा। अभी समझो यहां से, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे है, तो उसको क्या लग रहा है, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर क्या लग रहा है कि फिर से अभी इस पे फोर्स इस साइड, इस पे फोर्स इस साइड, तो ये दोनों इस साइड आएगा, तो फिर से वो किस पे आएगा, रिलैक्स पोजीशन पे आएगा, है ना। फिर से वो किस में आएगा, रिलैक्स्ड स्टेट में आएगा, रिलैक्स पोजीशन में आएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर से ये ऐसा हो जाएगा, ए और बी, है ना, फिर से ये ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऐसा हो गया है, तो अभी क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन पे कोई कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं है, तो अभी इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी, अभी इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी, और इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी। अभी इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी और इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी। मास दोनों का सेम है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी देख सकते हैं, और वैसे भी समझ में आएगा कि अगर पहले ये v/2 से जा रहा था इस साइड, तो अभी ये इस साइड v/2 से जाएगा। पहले ये इस साइड रिलैक्स्ड पोजीशन पे ही था, ये v/2 से इस साइड जा रहा है, तो अभी ये इस साइड आएगा v/2 से, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो फिर से ये कंप्रेस होता होता मैक्सिमम कंप्रेशन वाले स्टेट में आएगा। तो उस केस में फिर से सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से ये 0, फिर से ये 0, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो पहले इनिशियल स्टेट आएगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे है, तो उसको क्या लगेगा कि ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है ना, ये यहाँ पे है, तो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी 0, फिर से ये इस साइड आएगा, फिर से ये यहाँ पे आके रेस्ट में आ जाएगा। तो इसको क्या लगेगा कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसको क्या लगेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ ईच ब्लॉक इज ऑसिलेटरी। with respect to center of mass motion of each block is oscillatory motion। आई बात समझ में, कहां पे, मैक्सिमम के केस में 0 आएगा ना यार, क्योंकि मैक्सिमम के केस में क्या बताया है अभी, va इक्वल्स टू vb इक्वल्स टू vcm, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वही तो va माइनस vcm इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। किस केस की बात कर रहे हो तुम, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना। ऐसा करने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि vacm कैसे लिखेंगे अपन, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कहाँ पे लिखा है v/2,
कहाँ पे लिखा है v/2? ये कहाँ पे लिखा है यार v/2? कहीं पे तो नहीं लिखा है मैंने। अरे VCM मुझे तो नहीं, ये जीरो है, ये जीरो है, ये v बाई सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v/2 है। अरे यार ये तो इनिशियल स्टेट है, इसी को ना फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ये v/2 क्यों लिखा? ये तो इनिशियल स्टेट है ना यार, कहाँ पे लिखा मैक्सिमम, दिखा दो मुझे। नहीं तो ऐसा एरो लगा हुआ है ऐसा। खुद से समझो ना यार कि जब ये दो तीनों सेम होता है तो v/2 अगर मैंने लिख भी दिया है कहीं तो वो तो रॉन्ग ही होगा ना। अगर मैंने कहीं बाय चांस लिख भी दिया है तो वो तो रॉन्ग ही होगा। क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वैसा नहीं कि सर आपने ऐसा लिख दिया ये, अगर कहीं वैसा दिख रहा है तो आप जीरो कर लो। ये तो इनिशियल स्टेट का, तभी तो ये v क्यों था, v कब था, ये वाला स्टेट था ना इनिशियल स्टेट। ये ऐसा सिस्टम है तो ऐसा बनाया, तभी तो इनिशियल स्टेट में लिखा है कि ये v/2 से जाएगा, ये v/2 से जाएगा, ये तो इनिशियल ही होगा ना। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन थोड़ी है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन थोड़ी है। यही है, ऐसा एरो लगाओ, नोट करो। अब ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? अरे ये बताओ, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? v/2, v/2। अब ये बताओ, इसमें एक्सटेंशन हो, कॉम्प्रेशन हो, नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, क्या चेंज करता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को, ये बताओ पहले। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे चेंज होगा? ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स सेंटर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज। बट यहाँ पे जितना यहाँ पे फोर्स लगेगा उतना यहाँ पे फोर्स लगेगा हमेशा। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू v/2 आ रही है यहाँ से कभी चेंज होगा क्या ये? यहाँ पे भी VCM v/2 है, यहाँ पे भी साइड में लिख लो v/2 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी VCM v/2 है इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब क्या हुआ? ये मतलब ऑब्जर्वर वहीं पे रहेगा, है ना, वही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। उसको समझ भी लेते, एक बार एक्सप्रेशन से भी जान लेते सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होगा। नोट कर लीजिए इसको।
अब यहाँ से अगर मुझे सपोज मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, देखो यहाँ से क्या है, VA विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, VA माइनस VCM, है ना। तो VA की वैल्यू क्या होगी, VACM प्लस VCM, है ना, VACM प्लस VCM। अब देखो, तो इसके मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, है ना। VA के मैक्स होने के लिए फॉर VA मैक्स, फॉर VA मैक्स क्या हो जाना चाहिए, VACM मस्ट बी पैरेलल टू VCM एंड VACM की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। ये दोनों पैरेलल होगा तभी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, एंटी पैरेलल होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों का पैरेलल होना कंपलसरी है और VACM का मैक्सिमम होना कंपलसरी है, तब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, मैक्सिमम, ठीक है। अब एक बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम को समझ लेते हैं। अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, तो फॉर VA मीन, VA मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, VACM इज एंटी पैरेलल टू VCM, है ना, तभी सब्ट्रैक्ट होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब एक बार इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, COM फ्रेम, या इसी को बोलते हैं, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को वो क्या ऑब्जर्व करेगा, जीरो। अरे जिस फ्रेम में तुम हो उस फ्रेम की वेलोसिटी को कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे क्या, नहीं ना। ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास पे है, तो वो पूरे सिस्टम के मोमेंटम को क्या अज्यूम करेगा, जीरो, ऑब्जर्व करेगा जीरो। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंटम फ्रेम, जीरो मोमेंटम फ्रेम, है ना। डिराइव भी करेंगे कि ये जीरो मोमेंटम फ्रेम क्यों है। तो अब यहां से ये ऐसा है, एक मास है, इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा मास है, फाइंड करेंगे VCM। तो VCM क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2। तो वेलोसिटी ऑफ वन with respect to center of mass, velocity of particle with respect to center of mass क्या हो जाएगा, v1 minus VCM। तो ये कितना हो जाएगा, v1 minus VCM is m1v1 plus m2v2 by m1 plus m2। मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा, m1v1 plus m2v1 minus m1v1 minus m2v2 by 1 plus m2। ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आएगा, m2v1 माइनस m2v1, सॉरी m2v1 माइनस m2v2। नोट कर लीजिए इसको पहले। तो यहां से क्या आ रहा है, v1 cm इज m2 v1 v1 cm, ये क्या आ रहा है, m2 v1 माइनस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो v1 cm की वैल्यू क्या हो जाएगी,
M2 कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 बाय M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा V1 CM इज M2 V12 बाय M1 प्लस M2, है ना. सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 CM. V2 सिमिलरली क्या लिख सकते हैं इसको, V2 CM कितना आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट है ये, है ना. V2 CM कितना आ जाएगा, जैसे ये V1 CM है तो M2 बाय M1 प्लस M2, तो ये V2 CM क्या हो जाएगा, M1 बाय M1 प्लस M2. और ये V1 CM है तो V12, V2 CM है तो V2 1. तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, या लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम. सेंटर ऑफ मास फ्रेम सिस्टम की बात करें, सिंगल पार्टिकल की बात नहीं करें. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो लीनियर मोमेंटम जो होगा पी सिस्टम, है ना, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, M1 V1 CM, दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस कर देता हूँ, M2 V2 CM, है ना. तो यहां से आ जाएगा M1, ये कितना हो जाएगा, M2 V12 बाय M1 प्लस M2, और ये क्या हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M1 V12 बाय M1 प्लस M2. तो यहां से कॉमन ले लिए क्या, M1 M2 बाय M1 प्लस M2, है ना. तो यहां से क्या आ जाएगा V12 प्लस ये V21 है, प्लस V21. इस वाले को जो टर्म, ये जो टर्म है M1 M2 बाय M1 प्लस M2, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास. ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V1. तो देखो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वैसे भी समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास पे ही हो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को क्या ऑब्जर्व करोगे, 0. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है, 0, है ना. वेयर म्यू जो होता है, वेयर म्यू इज M1 M2 बाय M1 प्लस M2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास. ठीक है, मास लिख लेना सही से, रिड्यूस्ड मास. नेक्स्ट पेज में इसको मैं बताता हूँ, कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतना पहले.
हाँ ये सब कैंसिल, माइनस वी टू प्लस वी टू कैंसिल, प्लस वी वन माइनस वी वन कैंसिल, तो जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला टर्म जीरो है। हाँ ये सब कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी के बाद ही डिफाइन करूंगा, एक बार काइनेटिक एनर्जी फाइन कर लेते फिर डिफाइन करते डन। नेक्स्ट लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम relative to center of mass frame, relative to center of mass frame। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका हाफ m1, ये कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर v12 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हाफ m2 इंटू m1 स्क्वायर v21 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 द होल, m1 m2 का स्क्वायर नहीं m1 m2 बाई 2 m1 प्लस m2 कॉमन ले लीजिए, का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा m2 बचेगा सिर्फ इंटू v12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से m1 v21 का स्क्वायर। अब ये बताओ, ये जो v12 का स्क्वायर है और v21 का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो सेम होगा ना, सिंस v12 इक्वल्स टू स्क्वायर बोल रहे हैं, v12 इक्वल्स टू v21 नहीं है, स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूं v रिलेटिव स्क्वायर, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है बेसिकली, v12 और v21 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, उसी का स्क्वायर है, तो v रिलेटिव स्क्वायर, v रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी m2 बाय m1 m2 बाई 2 इंटू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस m1 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा m1 m2 बाय 2 इंटू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से v रिलेटिव कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से m1 m2 प्लस m1 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर है ये, तो एक कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बच रहा है हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यही आपका है म्यू। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कि म्यू, हाँ रिजल्ट याद रखने इसके, इसके रिजल्ट्स जो है वो याद रखने आपको, है ना, क्या किया ये वो समझ में आया या नहीं है, बट रिजल्ट याद होना चाहिए कि हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, थोड़ा फास्ट नोट कर लो, फिर 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। नहीं नहीं बस थोड़ा सा एक म्यू को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, म्यू क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है, तुम एक बार उसको डिराइव कर सकते हो, बट सिर्फ लिख दूंगा मैं वो इक्वेशन।
डन। अब देखो यहाँ से वेयर म्यू इज, वेयर म्यू क्या है आपका, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, और इसकी वैल्यू क्या होती है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो दो सिस्टम है m1 m2, इसकी वेलोसिटी सपोज v1, इसकी वेलोसिटी v2, आप इसको क्या करो, एक सिंगल स्प्रिंग में चेंज कर दो, एक सिंगल ब्लॉक में चेंज कर दो, है ना। एक स्प्रिंग तो वही रहेगी, इसका मास म्यू लिख दो और इसको v रिलेटिव बोल दो, है ना। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू COM, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। जो भी एक सिंगल ब्लॉक, मान लो इसको C बोल दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस ब्लॉक को P मान लो, है ना, नहीं तो फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक P, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी। एक चीज खुद से एक बार देखना, एक्सपैंड कर देना, आ जाएगा तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू, जो आएगा अभी जो सॉल्व किया था, एक बार इसको एक्सपैंड करोगे आपको सब दिख जाएगा, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको एक्सपैंड करोगे, जो आया था ना फॉर्मूला, उसको एक्सपैंड करोगे तो दिस माइनस दिस दिख जाएगा। ये एग्जैक्टली है क्या, ये है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये क्या होगा, हाफ इंटू m1 प्लस m2 स्क्वायर। जब ऐड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी हाफ m1 v2 स्क्वायर। तो कभी ये सब गिवन नहीं होगा, रिलेटिव गिवन होगा, तो आप इस काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे फाइंड करेंगे। इसको एक बार एक्सपैंड करोगे तो आपको ये दिस माइनस दिस दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो लास्ट में थियरी पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से लेके ये वाला सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इसी के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें उसको अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसी सब से आता है। अभी स्प्रिंग 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 आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय। नोट कर लिया है तो लीव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैंने P लिख दिया है, P। अरे इस ब्लॉक को P बोल दिया है, A B पहले मानते थे, इसको अभी P मान लिया। C इसलिए नहीं मान रहे, सेंटर ऑफ मास समझ जाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक P, ये P क्या है, ये ब्लॉक है, एक सिंगल ब्लॉक। बाय बाय। बाय बाय।